पुरानी स्मृति को फिर से एक बार झकझोर रही हूँ। उन दिनों मैं महाविद्यालय में अध्यापन कर रही थी जब पहली बार सन 2002 में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी में उनसे मिलना हुआ था मेरा। उनसे मिलकर एक सुखद आश्चर्य हुआ, क्योंकि एक बड़े कवि के चेहरे पर प्राय जो आत्मगौरव की प्रसन्नता भरी मुद्रा दिखाई देती है, वो उनके चेहरे पर अनुपस्थित थी। उसकी जगह एक शिशु की सरलता भरी मुस्कान और लेंस के पीछे उज्जवल स्नेह से भरी चमकती दो आँखों ने मुझे चमत्कृत कर दिया था। मुझे लगा तो बड़े कवि ऐसे होते हैं। कुछ कुछ ऐसा ही अनुभव कवि सुनील गंगोपाध्याय, जो कि बांग्ला के बड़े ख्यातिलब्ध कवि थे, उनसे भेंट होने पर भी हुआ था। उन दिनों किस्से कहानियों के साथ साथ छोटी मोटी कविताएं भी मैंने लिखनी शुरू की थी, बांग्ला के साथ साथ हिंदी में भी। अनुवाद तो खूब कर रही थी। ये जानकर कवि ने प्रसन्नता व्यक्त की थी। 2-3 बार कलकत्ते में मिलने के पश्चात उन्हें करीब से जानने का मौका मेरे चीन यात्रा के दौरान हुआ। कवि के तीसरा सप्तक में संकलित कविताओं के बारे में दिए गए उनके आत्मकथन कि कविता, संगीत और अकेलापन, 3 चीज़ें मुझे बेहद प्रिय हैं। मित्र बहुत कम बना पाता हूँ, क्योंकि एक व्यवहारिक आदमी में जो खुलापन होना चाहिए उसका मुझ में नितांत अभाव है। मैं उनके इस कोट अनकोट अकेलापन प्रियता की बात से कहीं उन्हें मिला नहीं पाई, बल्कि बांग्ला के अविस्मरणीय कवि, मेरे बहुत प्रिय कवि हैं, जीवनानंद से उनकी तुलना कर बैठी। जीवनानंद के बारे में कहा गया था कि वे सदी के निर्जनतम कवि हैं। कवि बुद्धदेव बसु ने उन्हें इस उपाधि से भूषित किया था। तो जीवनानंद ने भी सातठी तारार तिमिर ग्रंथ में स्वयं को निर्जनता पसंद कवि कहा था। खैर, कवि केदारनाथ जी के स्नेह भरे सहज संभाषण, आत्मीय व्यवहार और अध्यापक होते हुए भी गैर अध्यापकीय शैली में कविता एवं कई अन्य विषयों पर हुई सहज सरल बातचीत ने मेरे मन में कवि के असाधारण व्यक्तित्व की एक स्थायी छवि अंकित कर दी थी। मैं बांग्ला भाषी हिंदी की अध्यापिका थी। चाहे लेखन का हो या अध्ययन अध्यापन का क्षेत्र हो, मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाने में उनके एवं उनकी कविताओं की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। साहित्य अकादमी द्वारा स्पॉन्सर्ड उस चीन यात्रा के दौरान उनके हाथ से बाग कविता संकलन की एक प्रति मुझे एक अमूल्य उपहार के रूप में मिली थी। कवि की कविताओं को अनुदित कर उन्हें बांग्ला के पाठकों तक पहुंचाने का काम भी मैंने उसी दिन से आरंभ किया था। बाग का अनुवाद बांग्ला की चर्चित पत्रिकाएं उतल हवा, समतट, भाषाबंधन, शारदिया, संकेत, स्वीन हो स्ट्रीट, उत्सव आदि में कविताएं छपी, अनुवाद छपा और उसकी प्रशंसा व चर्चा भी खूब हुई। बांग्ला पाठकों एवं विद्वज्जनों में केदारनाथ जी बेहद लोकप्रिय कवि हैं। बांग्ला का कवि और पाठक समाज उन्हें अपने बीच पाकर किस प्रकार हर्ष और गर्व का अनुभव करता है, इसका मैं एकाधिक बार साक्षी रही। उनकी कविताओं के अनुवादक होने के नाते कई बार कलकत्ते में उनके साथ बैठकर काव्य पाठ करने का अवसर मिला। कवि की मोहक मुस्कान और लोक रंग से भरी कविताएं बांग्ला के श्रोताओं को कैसे अनुकूल प्रतिक्रिया से भर देती है, इसकी भी साक्षी रही हूँ मैं। और तब हिंदी एवं बांग्ला दोनों भाषाओं के साहित्य के अध्येता होने के नाते ये सोचकर गर्व से भर उठती थी कि केदारनाथ जी जितने हिंदी के कवि हैं उतने ही बांग्ला की भी। कवि को भी भारतीय भाषाओं से कितना प्रेम है, उनकी एक उक्ति से ही ये स्पष्ट हो जाती है ये बात। उन्होंने एक बार कहा था कि एक भारतीय के नाते मेरा स्नेह सभी भारतीय भाषाओं से है। मैं ये सभी भाषाएं बोलता लिखता तो नहीं, लेकिन ये सभी मेरी मिट्टी की भाषाएं हैं। मेरा मानना है कि सभी भाषाएं मिलकर आगे बढ़े और सबका साथ में प्रचार प्रसार हो।
केवल बांग्ला के ही पाठक कुल नहीं, वरन कई ख्यातिलब्ध कवि एवं आलोचक जैसे सुनील गंगोपाध्याय, शंख घोष, उत्पल बसु, मल्लिका सेनगुप्ता जी, सुबोध सरकार जी, तापस राय, प्रोफेसर अमीय देव आदि भी उनकी कविताओं के एकनिष्ठ प्रशंसक रहे हैं। उल्लेखनीय है कि अकाल में सारस काव्य संकलन का बांग्ला अनुवाद बांग्ला की बहुचर्चित कवियत्री मल्लिका सेनगुप्ता जी ने किया था, जो साहित्य अकादमी से प्रकाशित भी उस समय हुआ था। बांग्ला में अनुवाद होने के पश्चात उसका प्रभाव किस प्रकार बांग्ला कविता पर पड़ा, इसका अध्ययन भी बड़ा दिलचस्प है। दिवंगत कवयित्री मल्लिका सेनगुप्ता जी का कहना था कि कवि का जीवनानुभव बड़ा व्यापक और सघन रहा है। इनकी कविताओं की भूमि महानगर, कस्बों से लेकर सुदूर गांव और देहात और पहाड़ तक रहा है। दैनंदिन लोक जीवन से जुड़े तमाम अनुभवों को कवि ने अपनी कविताओं में बानी दी है। यही लोक जीवन है जिसके कारण मुझे उनकी कविताओं का अनुवाद करते समय भरपूर आनंद मिला। स्वेन हॉ स्ट्रीट के प्रकाशक एवं बांग्ला के एक प्रख्यात युवा कवि जी तापस राय जी है। उनका कहना है कि बांग्ला के युवा कवियों के मन में केदारनाथ जी की कविताओं के प्रति एक अमोघ अद्भुत आकर्षण है। वे सोचते हैं कि उनमें और उनके काव्य में ऐसा कुछ है कि जिसका रहस्य न केवल समझने में बल्कि उन्हें आत्मसात करने से ही आधुनिक कविता की मुक्ति है। साहित्य अकादमी कोलकाता कार्यालय के पूर्व अध्यक्ष व बांग्ला के वरिष्ठ कथाकार डॉक्टर रामकुमार मुखोपाध्याय जी, जो कि कवि को एक बड़े लंबे समय से जानते थे, उनके बहुत ही घनिष्ठ थे और कवि की महत्ता को भारतीय काव्य जगत में वो जो है कुछ इन शब्दों में स्थापित करते हैं। वो कहते हैं कि कवि केदारनाथ सिंह जी सही अर्थों में एक भारतीय कवि हैं। भारतीय कविता के मानचित्र से वो गहरे स्तर पर जुड़े हुए हैं। उनका मानना था, रामकुमार जी का, कि कवि ने अपनी कविताओं में भारत के अतीत से लेकर वर्तमान समय तक एक बहुत बड़े समय को उन्होंने धारण किया था। उनकी कविताओं में शाश्वत भारतवर्ष का चिरंतन रूप दिखाई देता है। विचित्र यानी कि वैचित्र में उनकी कविता किसी झरने की तरह अनायास मन के गहन में प्रवेश कर जाती है। वे बिंबों के कवि हैं। कविता वह लिखते नहीं बल्कि रविंद्रनाथ की तरह कविता कहते हैं। ये बात कहीं भी केदारनाथ जी के बारे में कहना हो तो मैं बार बार इस बात को मैं दोहराती हूँ। और उनकी यही कथन शैली या सहज या रीति, बांग्ला में इसी तरह से कहा जाता है, मुझे बहुत आकर्षित करती थी। अपनी परंपरा, गांव घर से एक गहरा जुड़ाव, अपनी जड़ों को तलाशने का वो श्रम मुझे बेहद बेहद प्रभावित करता है। तो इस तरह स्पष्ट हो जाता है कि केदारनाथ जी ने केवल हिंदी की ही 3-4 पीढ़ियों को नहीं, अपितु समस्त भारतवर्ष के नवीन कवियों को भी उन्होंने समान रूप से प्रभावित किया था। भारतीय भाषा में उनकी अनुदित कृतियों की संख्या इस बात को प्रमाणित करने के लिए काफ़ी है। विदेशी भाषाओं में भी उनकी कृतियों की काफ़ी चर्चा हुई है। उनका अनुवाद कई भाषाओं में, विदेशी भाषाओं में प्राप्त है। भारतीय भाषाओं में तो है ही है। तो एक बड़े कवि के काव्य से केवल परवर्ती पीढ़ी शिक्षा ही नहीं प्राप्त करती है, बल्कि उनके जीवन से भी गहरी शिक्षा लेती है। केदार जी के सुविशाल अनुभव समृद्ध काव्य भंडार से के सामने खड़े होकर हमें अंदाज़ा होता है कि एक कवि के भीतर कितनी जीवन शक्ति होने पर वो इतने बड़े काव्य पुरुष बन सकते हैं। तो ठीक रविंद्रनाथ की ही तरह उनके जीवन में भी हम 3 तरह की हमें शिक्षा मिलती है। एक तो कि कवि प्रतिभा की अंतहीन ऊर्जा एवं कभी ना समाप्त होने वाली, विस्मय जगाने वाली आश्चर्य सृजनशीलता। दूसरा, काव्य की निरंतर उत्कर्ष वृद्धि और नई से नई दिशाओं का अनुसंधान। तीसरा, काव्य दृष्टि का क्रमशः उन्मोचन या सृष्टि के प्रति जिज्ञासा का गहनतम अन्वेषण, जो कवि को धीरे धीरे एक दृष्टा के स्तर पर ले जाता है। पहली शिक्षा में दैव रहस्य उतना नहीं है जितना है कि मनुष्यतर संकल्प, और यानी मनुष्यतर संकल्प, श्रम और साधना का हस्ताक्षर। ये शिक्षा सामान्यतः
एक कवि की प्रचलित छवि यानी कि इमेज को, यानी कि उसकी आलस, उदासीन और कर्म विमुख मूर्ति को झुटला देती है और कवि को देती है एक सामाजिक कर्मी की मर्यादा। उल्लेखनीय है कि कवि केदारनाथ जी की स्वयं की उक्ति है कि उन्होंने एक बार कहा था कि मैंने साहित्य को हमेशा एक सामाजिक कर्म माना है और इस मान्यता के भीतर ही कहीं मेरी रचनाशीलता का स्रोत भी है। दूसरी शिक्षा और एक मिथक को भी, एक और जो है ये एक मिथक को भी झुठला देती है कि उम्र के साथ साथ कवित्व जो है वो म्लान पड़ जाता है, जबकि कवि के किशोर वय से लेकर 80 वर्ष तक की उम्र में लिखी गई कविताओं तक कहीं भी कोई ठहराव नहीं नजर आता। वो लिखते हैं, मैंने पहली बार जाना मेरे समय की सबसे जानदार पंक्तियां लिखी जा रही है पेड़ों और पत्थरों के जुबान में। तीसरी शिक्षा में हम पाते हैं कि किस प्रकार काल जिज्ञासा दर्शन की पृष्ठभूमि में प्रवेश करती है और काल बोध को मानव चैतन्य में सामूहिक रूप में स्थापित करती है। काफ़ी दिनों से जो है केदारनाथ सिंह जी की कविताओं में उनके लेखन के अंतिम पड़ाव के बारे में बात कर रही हूँ मैं, तो उनकी कविताओं में एक प्रश्न करने की प्रकृति दिखाई पड़ती है, विशेषकर उत्तर कबीर और अन्य कविताएं में। वास्तव में प्रश्न करने की प्रवृत्ति से अधिक गहरे तथ्यों या सत्यों से परिचित होने का अवसर अधिक मिलता है। साथ ही सतह के नीचे की जानकारी या सत्य तक पहुंचने का प्रयास भी किया जाता है। वे कविताएं अक्सर पूछती है बाहर से कम और अपने आप से ज़्यादा। एक उदाहरण देखिए, अब आ तो गया हूँ पर क्या करूँ मैं, अब आ तो गया हूँ पर क्या करूँ मैं, एक बूढ़े पक्षी की तरह लौट लौट कर मैं क्यों यहाँ चला आता हूँ बार बार। ये उत्तर कबीर और अन्य कविताओं के ही गाँव आने पर कविता से उद्धृत पंक्तियाँ हैं। अपने गांव घर के प्रति कवि मन का ये संवेदनात्मक लगाव मुझे भी और एक प्रिय कवि जीवनानंद की याद अनाज दिला देता है। वो कहते थे, उनकी बहुत विख्यात पंक्तियां हैं ये, फिर लौट कर आऊँगा। देखिए कितना सादृश्य है दो कवि, जबकि 100 वर्ष पहले जीवनानंद की इन पंक्तियों की बात, लिखी गई इन पंक्तियों की बात मैं कर रही हूँ। और सादृश्य देखिए, कवि केदारनाथ जी की कविता का शीर्षक है गाँव आने पर, और जीवनानंद जी कहते हैं फिर लौट कर आऊँगा धानसिरी नदी के किनारे। उनकी रूपसी बांग्ला काव्य संकलन की एक कविता है ये। वहाँ पर क्या कहते हैं, आबार आशिबो फिरे धानसिरी नदी तीर तीरे। तो कवि उस अपने गांव घर को सौंदर्य से परिपूर्ण देखना चाहते हैं। तभी तो केदारनाथ जी भी यही कहते हैं, जाऊँगा कहाँ रहूँगा यही, जाऊँगा कहाँ रहूँगा यही, किसी किवाड़ पर हाथ के निशान की तरह पड़ा रहूँगा। जीवनानंद की काव्य की तरह आज के इस अहम विभ्रांत एवं मीडिया सम्मोहित समय में केदारनाथ जी का काव्य हमें एक ही शिक्षा देती है, निर्मोह की शिक्षा। कवि ने जीवन भर भाषा, छंद और विषय को लेकर कई परीक्षण निरीक्षण किए हैं, स्वयं को परिवर्तित करने की अनुकूल कोशिश भी की है। तभी तो इतनी सारी रचनाएं कितनी बार मैंने पढ़ी है, सिर्फ मैंने ही क्यों, आप सभी ने। परंतु जब भी फिर से पढ़ने बैठती हूँ मैं कम से कम, तो कविता की कुछ पंक्तियों में अचानक से नए अर्थ ढूंढ लेती हूँ या ढूंढ पाती हूँ। जिस कवि की रचना में वर्षों बाद भी नए भाव, नए रूप आविष्कार किए जाए, वही कवि तो सही अर्थों में बड़े और सार्थक कवि कहलाते हैं। उनकी कविताओं को पढ़कर मुग्ध होती हूँ। अनुवाद करते समय कई बार आंखें भीग जाती थी, सोचती थी कि आज इस भीड़ भरे संसार में कई व्यस्तताओं के बीच भी कैसे कवि ने मनुष्य हृदय एवं जागतिक रहस्य को इतनी गहराई में अवगाहन किया है
और कविता के रूप में मोती माणिक चुन चुन कर लाए होंगे। वे संभवतः कतिपय कवियों में से एक है जिन्होंने नगर केंद्रित आधुनिक सृजनशीलता और ग्रामीणमुख जातीय चेतना के बीच एक सार्थक समन्वय स्थापित करने की कोशिश की और बहुत सफल भी हुए। आज के उपभोक्तावादी समाज में रहकर भी कविता को मानव विरोधी शक्तियों के बीच मानव संवेद्य बनाए रखने की पूरी कोशिश की, जिसने परिवर्तन की दिशा में जो कि एक सार्थक पहल थी। उन्होंने वातावरण को ही तरह शब्दों को भी प्रदूषण से बचाया, एक के बाद एक युग को नई नई भाषा दी और परवर्ती नए युग में प्रवेश करते ही गए। कवि केदारनाथ जी ने अपने साहित्य अकादमी पुरस्कार अर्पण समारोह के अवसर पर दिए गए अपने वक्तव्य में कहा था कि मेरी कविता का पाठक कहाँ और कौन है, मेरी कविता का पाठक कहाँ और कौन है, इसे मैं ठीक ठाक नहीं जानता, पर एक दिलचस्प किंवदंती की तरह मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि हिंदी भाषी समाज में वह जो एक छोटी सी दुनिया है जिसे खूब खूब पढ़े लिखे लोगों की दुनिया कहा जाता है, वही कहीं होना चाहिए आज की कविता के पाठक को। और ये सर्वज्ञात तथ्य है कि आज भले ही कवि केदारनाथ सिंह जी की उपस्थिति हमारे बीच नहीं है, देहज उपस्थिति, परंतु कविताओं के पाठक, उनकी कविताओं के पाठक देश भर में और दुनिया भर में फैले हुए हैं। पर ये तब बात है कि वे कभी भी दुर्बल पाठक के लेखक नहीं थे या दुर्बल कविताओं के, दुर्बल पाठक के कवि नहीं थे, और ना तो आज है। उनके जैसे कवि व्यक्तित्व के लिए उनके पाठक को भी सहृदय और बहुत साहसी होना पड़ेगा। कई बार जब उनसे बात होती थी तो मुझसे भी उन्होंने ये बातें कही थी। अपने अनुभव के आधार पर केदारनाथ जी की कविताओं के अनुवाद पर दो चार बातें कहना चाहूँगी। केदारनाथ जी की कविताओं का अनुवाद करना उतना सहज नहीं था जितनी सहजता से वे कविता कह देते थे या लिख देते थे। उनकी मुग्ध और चकित कर देने वाली भाषा कवि लीलाधर मंडलोई जी के अनुसार, जिसमें कोट अनकोट उनकी चीज़ों को देखने, सुनने, सूंघने, चखने और शब्दों में ठीक ठीक पकड़ने की विरल शक्ति थी, उन्हें दूसरी भाषा में रूपांतर करने से पहले उनके अर्थों को, भावों को, कवि के विचारों एवं कविता के उद्देश्य को सही से समझकर तब फिर अनुवाद करना पड़ता। चाहे फिर टमाटर बेचने वाली बुढ़िया हो, या कि रोटी, या फिर माझी का पुल, मेज़, तौलिया और गमछा, बनारस, या फिर एक लोकगीति की अनुकृति क्यों ना हो। कई बार तो जैसे ईश्वर को एक भारतीय नागरिक की कुछ सुझाव, या फिर बनारस, या फिर मंच और मचान अनुवाद करते समय अपने आप को कवि के स्थान पर बिठाकर काफ़ी सोचना पड़ता, फिर अनुवाद करना पड़ता, जो कि बहुत विरला अनुभव था मेरे लिए। उनका गद्य भी मैंने अनुवाद किया कुछ कुछ, जिसमें सबसे पहले एक निबंध की याद आती है मुझे, जो उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के 150वें वर्षगांठ के जन्म जयंती पर के अवसर पर एक बांग्ला पत्रिका, जो बंग नवजागरण के एक और अग्रदूत राधा मोहन देव जी की पौत्री अनुराधा देव जी उसे निकालती थी उस पत्रिका के लिए, और वो एक रविंद्र संगीत की विशेषज्ञ और विश्व भारती शांति निकेतन की बड़ी विदुषी अध्यापिका है अनुराधा देव जी। उनकी पत्रिका के लिए मैंने उसका अनुवाद किया था, तो उनके आग्रह पर मैंने अनुवाद किया। और मुझे याद है कि केदारनाथ जी का निबंध और गुलजार जी की 2 कविताओं का मैंने उस समय अनुवाद किया था, जो उन्होंने खास उसी मौके के लिए लिखा था। वो एक अविस्मरणीय अनुभव था मेरे लिए। केदार जी लिख रहे हैं रविंद्रनाथ पर, कभी मौका मिला तो शायद वो लेख जो है मैं पढ़कर सुनाऊंगी आपको। आप सभी जानते हैं कि अपनी माँ के साथ उनके लगाव की कहानी। उनकी माँ हावड़ा के शिवपुर में रहती थी, और इस तरह से वो बंगाल के बहुत एक जो कहते हैं ना कि बड़े आदमी बन गए थे। उनकी माँ, वो माँ से मिलने के लिए अक्सर आया करते थे कलकत्ता। माँ के सामने वो ऐसे थे जैसे 5 साल के नन्हे केदार। जब भी आते कलकत्ते के महत्वपूर्ण बांग्ला भाषी कवियों से मिलने का सिलसिला शुरू हो जाता, और ऐसे में मैं उनके साथ हो लेती। चाहे वो इलाहाबाद पटना का कवि सम्मेलन हो, या दिल्ली में कोई राष्ट्रीय संगोष्ठी, या फिर कलकत्ते के विख्यात कॉफ़ी हाउस में
कवि सुनील गंगोपाध्याय के घर पर युवा कवियों के साथ अड्डेबाजी हो, या फिर साहित्य अकादमी के सभागार में संग संग हिंदी बांग्ला का काव्य पाठ आयोजन हो, यादों के आईने में कई कई तस्वीरें उभार आती है और लगता है कि वो कहीं नहीं गए हैं, यही हैं हमारे बीच, हमारे पास। कलकत्ता में हमारी बहुत प्रिय मित्र, दीदी समान, बड़ी मधुर स्वभाव के कवित्री हैं निर्मला टोडी जी। केदारनाथ जी जब भी आते बालीगंज में उनके घर में, वो सबको बुलाते मिलने के लिए। वहाँ पर खूब खाना पीना होता, संगीत का कार्यक्रम होता, साथ ही कविता और कहानी पाठ। उन दिनों उनकी चुनिंदा कविताओं का अनुवाद मैं बांग्ला में साहित्य अकादमी से जो प्रकाशित होने वाला था कर रही थी, तो बहुत प्रसन्न थे केदारनाथ जी। मैं उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुल सचिव यानी कि रजिस्ट्रार थी, और इस काव्य संकलन की सारी कविताओं का चयन भी केदार जी ने स्वयं किया था। तो 2017 में केदारनाथ जी को मुख्य वक्ता के रूप में कलकत्ता विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में जी.डी. बिरला स्मृति व्याख्यानमाला भी मुझे आमंत्रित करने का एक अवसर मिला था। तो 3 दिनों तक मुझे याद है कि चलने वाले उस व्याख्यानमाला से हमने एक अन्यतम संवेदनशील कवि, एक बेहतरीन साहित्यकार एवं एक श्रेष्ठ साहित्यिक अध्यापक केदार जी को पाया था। 3 दिन तक कलकत्ते का विद्वत समाज समृद्ध से समृद्धतर होता गया। उसके तुरंत बाद साहित्य अकादमी में कवि अनुवादक जो कार्यक्रम साहित्य अकादमी का होता है आयोजन, वो किया गया था। और मुझे याद है कि प्रिय कवि के साथ पास पास बैठकर कविता पढ़ना मेरे लिए अत्यंत गर्व और हर्ष का पल था। वो श्रोताओं ने भी काफ़ी पसंद किया था वो कार्यक्रम। कवि को स्वयं और उनके बांग्ला पाठक सबको प्रतीक्षा थी कि अब उनके अनुदित पुस्तक के छपकर आने की। जब भी फ़ोन पर बात होती, जब वो दिल्ली लौट गए, पूछते कि कब निकलेगी किताब शोमा, खुद भी साहित्य अकादमी में फ़ोन लगाते। इसी बीच 2018 की जनवरी में वो कलकत्ता आए। आने से पहले फ़ोन पर बात हुई थी, कहा था कि किताब का इस बार तो मैं जब आ रहा हूँ तो मैं किताब का लोकार्पण करके ही वापस जाऊँगा। पर कुछ बातें ऐसी रह जाती है कि जिसके लिए जीवन भर पछताना पड़ता है, अफसोस करना पड़ता है। मुझे याद है कि उनका उस जनवरी 2018 में कलकत्ता आना अंतिम बार आना था, और पहुंचते ही उस दिन उन्होंने शाम को मुझे फ़ोन किया था कि दूसरे दिन निर्मला जी के घर पर मिलने की बात थी, पर किसी व्यस्तता के कारण, अब मुझे वो याद नहीं है, शायद ही कोई ऐसी व्यस्तता रही है कि मैं उनके फ़ोन को मैं उठा नहीं पाई और कॉल बैक भी नहीं कर पाई। मैंने सोचा था कि दूसरे दिन, उसी बीच निर्मला जी ने फ़ोन करके बताया कि दूसरे दिन उनके साथ जो है एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है उनके घर पर और हमें जाना है। लेकिन फिर वो शाम नहीं आई। दूसरे दिन सवेरे निर्मला जी का फ़ोन आया कि बहुत बुखार था उनको तेज़, और उन्हें जो है अस्पताल में एडमिट किया गया था, और फिर तो उन्हें दिल्ली ले जाया गया एम्स अस्पताल में। फिर बाकी इतिहास है, आप जानते। लेकिन मेरे लिए वो एक दुस्वप्न भरा पल था। तब से मैंने ये अभ्यास बना लिया कि कोई भी फ़ोन कॉल आए तो उसे या तो उठाओ, या व्यस्त रहूँ तो बाद में कॉल बैक ज़रूर करो। ऐसा ना हो कि उनकी आवाज़ फिर कभी सुनने को ना मिले। मेरे अनुवाद में उनकी कुछ प्रिय कविताएं जो वो बार बार मुझसे कहते थे, सुनना चाहते थे, उनमें से आज 2 कविताएं मैं पढ़कर आप लोगों को सुनाऊंगी। शायद वही मेरी सच्ची श्रद्धांजलि होगी कवि की जन्मदिन पर। और यही वो किताब है जो किताब वो देखना चाहते थे, लेकिन साथ साथ हमने पढ़ा था, लेकिन हम लोग इसका लोकार्पण कवि के हाथों नहीं हो पाया। मैं इसी में से 2 कविताएं आप सब पाठकों को सुनाना चाहूँगी। मुझसे यह आग्रह किया गया था कि हिंदी कविता मूल पढ़ कर फिर मैं उसका अनुवाद सुनाऊँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि कविता की जो भाषा होती है वो किसी भी सीमा में बंधी हुई नहीं होती है, और वो सबको समझ में आती है। मैं इसलिए मूल कविता ना पढ़कर सीधे बांग्ला अनुवाद 2 कविताओं की मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी। मुझे विश्वास है कि आप समझ जाएंगे
कि कौन सी कविता है और उसका कथ्य क्या है। पहली कविता, एकटी लोकगीतिर अनुकृति। एक लोकगीति की अनुकृति, ये बिल्कुल वही नाम है जो कवि ने इस कविता के शीर्षक के रूप में चुना था, और उन्होंने उसमें लिखा था कि मंगल माझी के मुंह से मैंने इसे सुना था। मैं सीधे सीधे बांग्ला पढ़ रही हूँ। एकटी लोकगीतिर अनुकृति। आमेर मुकुले मारिस ने ढिल, ताहले महुआ सारा रात कांदबे जंगले। आमेर मुकुले मारिस ने ढिल, ताहले महुआ सारा रात कांदबे जंगले। কাঁচা বাঁশ কাটিস নে কখনোই, তাহলে বেসুরো হয়ে যাবে সব কটা বাঁশি। কাল রাস্তায় দেখা হয়েছিল যার সঙ্গে, কাল রাস্তায় দেখা হয়েছিল যার সঙ্গে, ক্লান্ত সেই পথিকটির প্রশ্নাকুল দুটি চোখ ভুলিস নে কখনোই, তাহলে সাঁঝের তারা হারিয়ে ফেলবে পথ। কাউকে ভালোবেসে যদি চলে যেতে চাস, তো যাবি 7 সমুদ্র পার, তবে ভুলিস নে তোর দেহ আরেকটি দেহের নুন খেয়েছে। दूसरी कविता, जिससे मैंने अपनी बात शुरू की थी, यानी कि हाथ। ये बहुत छोटी सी कविता है और आप सब इसके कथ्य से परिचित हैं। मैं सीधे सीधे अनुवाद सुनाऊंगी आप लोगों को। हाथ। ওর হাত নিজের হাতে নিয়ে আমি ভাবলাম, ওর হাত নিজের হাতে নিয়ে আমি ভাবলাম, পৃথিবীটা যদি হাতের মতো নরম আর সুন্দর হতো। পৃথিবীটা যদি हाथेर मतो नरम और सुंदर होतो। क्योंकि बहुत छोटी सी कविता है, इसलिए उनकी एक और कविता सुनाकर मैं अपनी बात को विराम दूंगी। वो कविता बहुत विख्यात है। सन 47 की स्मृति में 47 सालेर स्मृतिते। आप सबको उसकी पहली पंक्ति तो याद होगी ही। तुम्हें याद है नूरे मियाँ? वही कविता है ये। तुम्हार नूरे मियाँ के मने पड़े? केदारनाथ सिंह, फर्सा नूर मियाँ, बेटे नूर मियाँ, रामगढ़ बाजारे सुरमा बेचे टेचे सबशेषे फिरे आसा नूर मियाँ। তোমার কি কিছু মনে আছে কেদারনাথ সিং? তোমার মনে আছে মাদ্রাসা, তেঁতুল গাছ, ইমামবাড়া? তোমার কি 19 ঘরের নামটা মনে আছে? প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নিজের ভুলে যাওয়া স্লেট থেকে যোগ বিয়োগ করে বের করতে পারো? কেন একদিন হঠাৎ তোমার বাসস্থান ছেড়ে চলে গিয়েছিলে নূর মিয়া? উনি এখন কোথায় আছেন? ঢাকা না মুলতানে? তুমি কি বলতে পারো? প্রতি বছর কত পাতা পড়ে যায় পাকিস্তানে। তুমি চুপ করে আছো কেন কেদারনাথ সিংহ? তোমার অঙ্ক কি এতই দুর্বল? तो ये थी मेरी श्रद्धांजलि कवि के प्रति। मैं धन्यवाद तो क्या, हृदय तल से आभार व्यक्त करना चाहूँगी आदरणीय अर्पण कुमार जी के प्रति, जनसुलभ पुस्तकालय के सभी सदस्यों के प्रति जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने योग्य समझा, मुझसे मेरे प्रिय कवि के बारे में कुछ स्मृतियों को फिर से याद करने का एक मौका दिया, और आप सबको भी जिन्होंने यांत्रिक त्रुटि के बावजूद भी मेरे लिए इंतज़ार किया और मुझे सुना। सबको धन्यवाद, सबको शुभकामनाएं, और मेरी प्रिय कवि को शत शत नमन और मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। धन्यवाद।